नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की एयर पावर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी अगर इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और हमारी करंट चैलेंजेस की बात करें तो अभी चाइना के पास 300 से 400 के आसपास J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाले हैं। इसके अलावा अभी ये भी लगभग कंफर्म हो चुका है कि जल्द ही पाकिस्तान की तरफ से चाइना से J-31 या FC-31 को एक्वायर किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो हमारे दोनों दुश्मन देशों के पास हमसे लगभग 10 साल पहले ही 5th जनरेशन फाइटर जेट की फ्लीट मौजूद होने वाली है। और ऊपर से इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी अभी एक 2 फ्रंट के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 12 से 13 स्क्वाड्रन कम चल रहा है। और एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट में से बस रफाल अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ एंगेज होने के लिए थोड़ा सा हमारे लिए सेफर साइड में मौजूद है। तो ऐसे कंडीशन में इंडियन एयरफोर्स का क्या करना चाहिए, इसको लेके काफ़ी चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान एमका 2035 से पहले तो सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार नहीं होने वाला है और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फाइनल नहीं किया जा रहा है। तो इसमें भी जो एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे इनकी डिलीवरी भी स्टार्ट होते होते 2030 तक का समय लग जाएगा। तो अभी आप सोच भी नहीं सकते कि अगर हमारा चाइना पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाता है तो हम कितने नेगेटिव साइड में मौजूद होने वाले, यानी कि खास करके अगर आने वाले 10 सालों के अंदर हमारा चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ाई होता है तो हम कितने नेगेटिव साइड में रहने वाले हैं। हमारे पायलट्स चाहे कितने भी बेहतरीन पायलट हो, लेकिन उनको हम MiG-21 में बिठाकर हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चाइना की J-20 को मार के गिराएं या फिर FC-31 को मार के गिराएं। इसी को लेकर अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ सजेशन दिया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की वर्तमान की कंडीशन के हिसाब से एक 5 पॉइंट एक्शन प्लान को सजेस्ट किया जा रहा है। पहला पॉइंट तो ये कि हमें इमीडिएट बेसिस पर 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो थ्रेट हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए और पावर को बैलेंस करने के लिए हमें मिनिमम 100 के आसपास 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत पड़ने वाली, जो कि हम इमीडिएट बेसिस पर चाहे तो रशिया से Su-57 को एक्वायर कर सकते हैं। इसके बाद एमका को भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डेवलप करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर साउथ कोरिया इतने कम समय के अंदर अपनी KF-21 को डेवलप कर सकता है तो हम क्यों अपनी एमका को डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद रफाल की जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है इसको भी थोड़ा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बस 36 रफाल लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कोई बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके तेजस MK2 की प्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। और हमारी जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डिलेड प्रोजेक्ट है, चाहे वो इंडिजिनस प्रोग्राम हो जाए या इम्पोर्ट में या मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट, वो सभी डिले हो रहे हैं। जबकि हमारे दुश्मन देशों की बात करें तो भले ही उनके पास पैसे ना हो, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से हमसे आगे निकलते जा रहे हैं और हमसे लगभग 10 साल आगे निकलने की कोशिश करें। तो अभी भी हमारे पास समय है और अभी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले 5 साल के बाद हमारे दुश्मन हमसे कई गुना आगे निकल जाएंगे, जिनको हम कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे। अगला अपडेट सबमरीन को लेके, और अभी हम इंडियन नेवी की फ्यूचर सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल इंडियन नेवी की फ्यूचर सबमरीन की बात करें तो हमारी एक भी मेजर सबमरीन प्रोजेक्ट अभी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है और अभी भी इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I टेंडर फाइनल होने में कई साल लग सकते हैं। इसी बीच अभी ये पता चल रहा है कि नेवी की तरफ से अभी एक ही बार में 2 प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का फैसला किया जा रहा है या 2 प्रोजेक्ट को फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76 दोनों को एक ही बार में करने का फैसला किया गया है। इसमें 2 अलग अलग फेज में 12 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन को एक्वायर करने का फैसला किया गया और इसको लेके अभी DRDO को ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, जिसमें DRDO और नेवल डिजाइन ब्यूरो अभी एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट 76 के अंदर बनने वाले फ्यूचर सबमरीन के डिजाइन पर काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि सबमरीन जो डिजाइन होने वाले वो हमारी नेवल डिजाइन ब्यूरो की तरफ से डिजाइन किए गए हमारी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के डिजाइन को बेस करके डेवलप किया जाने वाला है, जिसे रिसेंटली नेवल डिजाइन ब्यूरो की तरफ से तैयार किया गया था। इसके अलावा अभी मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से भी अपनी एक खुद की इंडिजिनस सबमरीन के डिज़ाइन को नेवी को प्रोजेक्ट 76 के अंदर ऑफर करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें वो कलवरी क्लास की सबमरीन और प्रोजेक्ट 75I में जर्मनी की टाइप 214 क्लास की सबमरीन से लिए गए टेक्नोलॉजी को बेस करके एक सबमरीन के डिज़ाइन को बनाने की बात सामने आई है, जिसको 2028 तक मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से भी नेवी को ऑफर करने की बात किया जा रहा है। वैसे मजगांव डॉक लिमिटेड के पास पहले से ही स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को बनाने का अच्छा खासा अनुभव है और अगर प्रोजेक्ट 75I के अंदर जर्मनी की टाइप 214 क्लास की सबमरीन को सिलेक्ट किया गया तो इन सबमरीन को भी
टीओडी के साथ भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसका टीओडी भी मझगांव डॉक लिमिटेड को मिल जाएगा। तो इसी वजह से मझगांव डॉक लिमिटेड को ये पूरा विश्वास है कि आगे चल के हमें कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और एक डुअल अप्रोच होने वाला जिसमें प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनने वाले सबमरीन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही प्रोजेक्ट 76 के अंदर बनने वाले सबमरीन की कंस्ट्रक्शन को बनाना स्टार्ट किया जा सकता है, जिससे अभी की तरह प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I के अंदर जो गैप चल रहा है इसको अवॉइड किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। कुछ दिन पहले इंडियन नेवी की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रोन्स को अपनी सर्विस में शामिल करना चाहते हैं, जिनको नेवी की तरफ से नेवल एरियल रोबोटिक सिस्टम का नाम दिया गया था, जिसे शॉर्ट में नार्स कहा जा रहा था। तो अभी इसी को लेके एडीए की तरफ से कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश किया जा रहा है। इस पर एडीए की तरफ से अभी अपनी आर्चर यूवी को वेस्ट करके एक यूवी को नेवी को ऑफर करने का फैसला किया गया है। आर्चर यूवी की बात करें तो ये अभी लगभग अपनी सभी ट्रायल को कंप्लीट कर चुका है और इसे एक आम ड्रोन की तरह या यूवी की तरह ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसी को अभी नेवल एप्लीकेशन के लिए मॉडिफाई करने का प्लान किया जा रहा है। आर्चर साइज में काफ़ी छोटा और इसको टेक ऑफ करने के लिए भी ज़्यादा डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस वजह से इसको नेवी की कैरियर से ऑपरेट करने में काफ़ी आसानी होगा और बाकी किसी यूवी के मुकाबले इसको एक सूटेबल ऑप्शन माना जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक आर्चर यूवी को कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था और इसको प्राइमरली एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो इसको लेके अभी एडीए की तरफ से काम करना स्टार्ट किया जा रहा है। मेनली एडीए की तरफ से अभी इसकी अंडर कैरियर सेक्शन को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है, ताकि कैरियर पर आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सके, और साथ ही इसकी विंग्स को भी फोल्डेबल बनाने का फैसला किया जा रहा है, ताकि इसको कम जगह पर पार्क किया जा सके और एयरक्राफ्ट कैरियर के हैंगर्स में रखा जा सके। और ये दोनों ही काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस होने वाले, क्योंकि खास करके इसकी अंडर कैरियर सेक्शन को मजबूत बनाने से यूवी का वेट थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है, जो कि इसकी शॉर्ट टेक ऑफ करने की चांसेस को थोड़ा कम करने वाला है। फिर इसको शॉर्ट टेक ऑफ करने में उसके बाद थोड़े दिक्कत हो सकते हैं, फिर इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी थोड़े प्रॉब्लम आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो इन सभी के बीच एडीए की तरफ से एक बैलेंस बनाना सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला है। अगला अपडेट मिग 29 यूपीजी एयरक्राफ्ट की तरफ से है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बात बताया गया था कि अभी रशिया के साथ जो एडिशनल 21 मिग 29 को खरीदने के लिए बातचीत चल रहा था, उस प्रोग्राम को भी कैंसिल करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अभी टेक्निकली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2030 तक ही अपनी सभी एग्जिस्टिंग मिग 29 को रिटायर करने का फैसला किया गया था, जिनकी रिटायरमेंट 2027 से स्टार्ट करने की बात की गई थी। तो इसी वजह से अभी एडिशनल मिग 29 को खरीदने की जो डील थी उसको कैंसिल करने की बात की गई है। लेकिन इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक और बड़ा डिसीजन लेने की बात सामने आई है, जिसमें बात बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी एग्जिस्टिंग मिग 29 यूपीजी फ्लीट की सर्विस लाइफ को 10 साल तक और एक्सटेंड करने का फैसला किया जा रहा है। अभी तक एक बार इन एयरक्राफ्ट की मिड लाइफ अपग्रेड हो चुका है, जिसमें इनकी लाइफ एक्सटेंशन किया जा चुका था और इनकी सर्विस लाइफ को 40 साल तक इंक्रीज किया जा चुका था, और अभी इसे और 10 साल तक इंक्रीज करने का फैसला किया जा रहा है। इसका मेन कारण हमारी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर का डिले होना है और तेजस MK2 प्रोग्राम का डिले होना है, क्योंकि ये आगे चल के मिग 29 को रिप्लेस करने वाले थे और प्लान के मुताबिक 2026 से 27 या मैक्सिमम 2028 तक तेजस MK2 की मास प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था, जो कि 2027 से रिटायर होने वाली मिग 29 को रिप्लेस करने वाले थे। लेकिन अभी जैसे कि तेजस MK2 की प्रोडक्शन 2030 तक शिफ्ट हो चुका है, तो इसी वजह से अभी मिग 29 को 2035 के बाद भी ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि उस समय तक अभी मिग 29 के साथ साथ हमारे मिराज 2000 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को भी रिटायर करने का समय आ जाएगा। तो 2030 के आसपास हमारी काफी सारे स्क्वाड्रन डीकमीशन होने वाले हैं। तो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी मिग 29 को कुछ साल और ऑपरेट करने का फैसला किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।